Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 6 of chapter number 9, Biomolecules. In today's session we discussed about the primary and secondary metabolites. Metabolites का एक सिंपल मतलब ये होगा कि when any living organism perform the metabolic reaction. मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होती रहती है। ये रिएक्शंस जब परफॉर्म होती है तो उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट जनरेट होती है उनको मेटाबोलाइट्स के नाम से जाना जाता है। फिर अब उनको दो अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मोस्ट एक्सिस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री का मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट एक कैरेक्टर है, इट डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड वेदर इट इज स्मॉल और बिग। आइसोलेट मीन्स सेपरेट। केमिस्ट्री की दो टेक्निक हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस की हुई है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, चाहे वो स्मॉलर हो बिगर हो, उनको आइसोलेट करता है, सेपरेट करता है। और ये मॉलिक्यूल्स की वजह से वी आर एबल टू डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। तो केमिस्ट्री का जो दो एनालिसिस का टेक्निक था वो एक तो स्मॉलर या तो बिगर कंपाउंड एलिमेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में से पहले आइसोलेट करता है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है वो डिटरमाइन करता है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें देता है और अगर पॉसिबल हो तो उनको सिंथेसाइज्ड प्रिपेयर भी करने की पॉसिबिलिटी प्ले करता है। नाउ इफ वन वेर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का पूरा लिस्ट बनाने बैठेंगे तो सच लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपको मिलेंगे। जिसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो कोई एमिनो एसिड्स है या तो शुगर है। अब आपको एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। इफ वन वेर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास कार्बन होगा, जैसे कि एमिनो एसिड्स है या तो शुगर है। We can call this biomolecules as a metabolites। तो बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स और कुछ नहीं है, दोनों को एक ही नाम से हम लोग जान सकते हैं। स्पेशली अगर आप डिस्कस करो इन एनिमल टिश्यूज, वन नोटिस दैट प्रेजेंस ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड विच शॉन इन बिलो फिगर। तो नीचे एक आपको पूरा का पूरा डायग्राम मिलेगा, फिगर मिलेगी, जिसके अंदर एनिमल टिश्यूज में दिखने वाले हर एक कैटेगरीज के कंपाउंड दिखेंगे। जैसे कि ये आपको दिख रहा है शुगर, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, राइबोज शुगर, ये तीन एमिनो एसिड्स के नाम है। इवन इसके बाद अगर आप जाओ तो फैट एंड ऑयल मतलब लिपिड है, फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, दोनों को जोड़ के बना हुआ ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, कोलेस्टेरॉल। इसके बाद आप नीचे जाओ तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, एडिनोसाइन, यूरिडीन का एग्जांपल दिया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड मतलब एडिनाइलिक एसिड। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि ये मेटाबोलाइट्स असेंशियल टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी को या तो एनिमल को अपनी बॉडी को अर्थ की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करके रखना हो तो ये सभी मेटाबोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को बोला जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हाउएवर व्हेन वन एनालाइज द प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, ऊपर जो मैंने बात की थी स्पेशली दे आर फॉर एनिमल्स ओनली, बट जब भी आप एनालिसिस करते हो प्लांट, फंगल या तो माइक्रोबियल सेल्स का, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दिस कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
तो प्लांट फंगस और माइक्रोबियल सेल्स का जब एनालिसिस किया जाता है तो नो डाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स मिलते हैं एज लाइक अल्कलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस। तो ये जितने भी नाम हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद मिलने वाले कंपोनेंट है जो फंगल, प्लांट और माइक्रोबियल सेल्स में से मिलते हैं। ऐसे मेटाबोलाइट्स को बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स टेबल के फॉर्म में दिए हैं। पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसियानिन, अल्कलॉइड्स मतलब ऐसी कोई भी स्टिम्युलेटिंग ड्रग्स जो आपको प्लांट्स में से मिलेगी, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडेइन है, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेइन, ये सभी अल्कलॉइड्स हैं जो प्लांट्स में से मिलेंगे। टर्पेनॉइड्स तो मोनोटर्पेंस, डाइटर्पेंस, एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, सम नंबर ऑफ टॉक्सिन्स लाइक एब्रीन एंड रेसिन, लैक्टिन्स, लैक्टिन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होने वाला एक प्रोटीन है जो आपको प्लांट्स में से मिलेगा, जिसका एग्जांपल है कॉनकेनावेलिन ई, सम नंबर ऑफ ड्रग्स लाइक विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन एंड सम नंबर ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर, गम, सेलुलोज। तो ये सभी प्रोडक्ट आप लोगों को प्लांट, माइक्रोब्स या तो फंगल का जब बॉडी का एनालिसिस किया जाता है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद मिलने वाले मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम देंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So, when any primary metabolites have a identifiable functions and play known role in normal physiological process, आपको मैंने पहले ही बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का कुछ ना कुछ आइडेंटिफाइबल फंक्शंस है which play a most important role in the normal physiological process which carried out within the living organisms. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का इंपॉर्टेंस भी इतना है, फंक्शंस भी हमें पता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर वो अपना क्या रोल प्ले करता है वो हमें पता है, बट वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। होस्ट का मतलब है दोज प्रोड्यूस्ड इट। अब समझ लो मैं एंटीबायोटिक का एग्जांपल लेता हूँ कि भाई कोई माइक्रोब्स है वो एंटीबायोटिक बनाता है, तो एक्चुअल में एंटीबायोटिक का रोल वो माइक्रोब्स के लिए क्या है वो एट प्रेजेंट हमें कुछ भी पता नहीं है। हाँ, उनके लिए क्या काम का है वो नहीं पता है, बट मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के बेटर पर्पसेस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रबर, drugs, spices, scents, pigments, and even some number of secondary metabolites have also ecological importance। कि भाई बहुत सारे secondary metabolites ऐसे हैं कि भाई ecological balance, environmental disturbance होने से रोकेगा। So we can say that secondary metabolites have also ecological importance। So ये था primary and secondary metabolites। Next point है चैप्टर नंबर 9 के अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। दोनों वर्ड को अगर आप सेपरेट कर लो तो बायो का मतलब है लिविंग के अंदर दिखने वाला, मैक्रो का मतलब होगा कॉम्प्लेक्स। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखने वाला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। नाउ देयर इज वन फीचर्स कॉमन टू ऑल compound found in acid soluble pool। Listen, acid soluble pool मतलब आपने जो चीज़ क्लोथ रखा था उसके नीचे मिलने वाले कंपोनेंट। तो एसिड सोल्यूबल पूल के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका एक फीचर है क्या, कि दे हैव अ मोलिकुलर वेट्स विच आर रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेट। मतलब एसिड सोल्यूबल में जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट आपको ऑलवेज 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक ही मिलता है। बट अगर आप एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की बात करो तो ऊपर के सब्सटेंस की बात करो तो ये वाला पार्ट,
तो उसके अंदर खाली 4 ही टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। पहला है प्रोटीन, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड और चौथा है लिपिड्स। तो ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विथ एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। अब इन चारों में से खाली लिपिड को छोड़ दो तो बाकी के कंपोनेंट्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है आर इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबोव। 10,000 डाल्टन एंड अबोव। तो एसिड सोल्यूबल के लिए मैंने रेंज बताई 18 to 800 एंड एसिड इनसोल्यूबल में लिपिड को छोड़ दो तो 10,000 डाल्टन और उससे ऊपर वाले। सो फॉर दिस वेरी रीजन जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखने वाले हैं, उनको हम लोगों ने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप है those which have a molecular weight less than 1000 Dalton। तो less than 1000 Dalton उनको नाम दिया गया माइक्रोमोलिक्यूल्स या तो सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरा क्लास आया फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जिनका वेट आपको देना है ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। तो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन को बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स या तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। सो जितने भी केमिकल कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लेस देन 100 डाल्टन वो माइक्रो में और ग्रेटर देन 100 डाल्टन वो मैक्रो में। नाउ एक क्वेरी है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विथ द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। लिपिड को छोड़ दो तो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में होंगे। पॉलीमेरिक का मतलब होता है बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं पॉलीमराइजेशन नाम की प्रोसेस से। अब कार्बोहाइड्रेट हो तो पॉलीसेकेराइड दिखेगा, न्यूक्लिक एसिड हो तो पॉलीपेप्टाइड दिखेगा, और प्रोटीन हो न्यूक्लिक एसिड हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिखेगा, और प्रोटीन होगा तो पॉलीपेप्टाइड। पर लिपिड का आपको पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं दिखेगा। देन why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 Dalton? लिपिड का वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमने उसको एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर रखा, मतलब मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन के अंदर रखा है। ऐसा क्यों? कि भाई हमने तो ऐसा बोला था कि भाई जिसका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा उन्हीं को हम एसिड इनसोल्यूबल में रखेंगे, पर लिपिड का तो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसको मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रखने के पीछे का रीज़न क्या है? सो उसके पीछे का रीज़न आपको दिया हुआ है कि लिपिड आर इंडीड एक्चुअली स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। कि भाई लिपिड तो एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच एज but also arranged into a structures like a cell membrane and other membranes। आपको बताया था मैंने लिपिड फॉस्फेट के साथ जुड़ के फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में सेल के मेम्ब्रेन में या तो दूसरे ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज्ड होता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यूज, कोई भी सूटेबल एसिड को लेकर के जब भी हम लोग टिश्यूज को ग्राइंड करते हैं वी आर डिस्टर्बिंग दी सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर्स को पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू द पीसेस। सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएंगे क्योंकि हमने ऑब्वियसली उसको एसिड के प्रेजेंस में ग्राइंड किया है। एंड दे फॉर्म्स अ वेसिकल्स, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which are not soluble
इन वाटर। तो ये जो वेसिकल्स है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, इसके वजह से therefore this membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool and hence the macromolecular fraction। अब आप इसको एसिड के अंदर डिजोल्व भी करोगे तो भी वो सोल्यूबल नहीं है, तो ये वेसिकल्स ऑलवेज एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर ही रहता है, इसकी वजह से उसको किसके अंदर रखा जाता है, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। बट याद रखना कि लिपिड आर नॉट अ स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो माइक्रो ही है बट उसके वेसिकल्स एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर रहते हैं, इसकी वजह से उसको किस में रखा गया है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो जितने भी एसिड सोल्यूबल पूल है, मतलब नीचे वाले कंपोनेंट रिप्रेजेंट रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जितना भी साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन है वो एसिड के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स इट बिकम एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स फिर चाहे वो साइटोप्लाज्म से हो या ऑर्गेनल्स से हो, ऑलवेज वो कैसे होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। So together they represent the entire chemical composition of living tissues or organism। फिर चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो या माइक्रोमोलिक्यूल्स हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के लिविंग टिश्यूज या तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करें। Now in summary, if we represent the chemical composition of living tissues from abundance point of view and arrange them class wise, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है बॉडी के अंदर उनको एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो और उनको क्लास वाइज अगर आप अरेंज करते हो, तो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर एबंडेंट केमिकल अगर कोई हो तो वो कौन होगा, वाटर। तो आपको एक पूरा टेबल दिख रहा है कि एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, पहला कॉलम है कंपोनेंट का और दूसरा कॉलम है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर बायोमास। तो वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप ले लो तो न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% एंड आयंस 1%। ओके, नाउ बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल का डिफरेंस आपको दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन बाय वन हम लोग एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं। बायो मैक्रो और माइक्रो, लार्ज इन साइज, स्मॉलर इन साइज। बायो मैक्रो का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, माइक्रो का कम होगा। मैक्रो ग्रेटर देन 100 डाल्टन एंड माइक्रो लेस देन 100 डाल्टन। एग्जैक्ट वेट तो भाई 10,000 डाल्टन और उसके ऊपर किसको छोड़ दो तो एक्सेप्ट लिपिड। और माइक्रो के लिए वेट का रेंज आपको दिया हुआ है 18 to 800 डाल्टन। नंबर 5, मैक्रो आर एसिड इनसोल्यूबल, माइक्रो एसिड सोल्यूबल्स है। एग्जांपल्स ले लो तो आपको मैंने 4 बताए थे, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। वेरेज माइक्रो के अंदर शुगर, एमिनो एसिड, वाटर, गैसेस, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मिनरल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, मैक्रो के जितने भी कंपोनेंट हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं और माइक्रो में जो भी है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में होंगे। सो बायो मैक्रो को कभी कभार मैक्रोमोलिक्यूल्स या तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स बायो माइक्रो को माइक्रोमोलिक्यूल्स और वी कैन से दैट सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। So this all are related with the difference between bio macro and micromolecules as well as primary and secondary metabolites. Thank you very much. Jai Hind.